Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 50 days 50 mark series, we'll be discussing the topic NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया में डिजिटल कौन से मोड्स अवेलेबल हैं पेमेंट्स के लिए, उसमें एनपीसीआई का मेजर रोल है। तो दो पार्ट्स में वीडियो रहेगा ये। तो सबसे पहले बात करते हैं एनपीसीआई की। तो आरबीआई का बहुत ही मेजर रोल रहता है इंडिया में जो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट में, चाहे लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन हो चाहे रिटेल पेमेंट्स हो। सो बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया, सेटअप किया गया 2005 में। और आरबीआई ने एक विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया, एक प्रपोजल रिलीज किया कि वो एक ऐसा अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन चाहते हैं जो सारे रिटेल पेमेंट सिस्टम्स को इंडिया में मैनेज करे। ठीक है, तो एक उनका कंसोलिडेशन होना चाहिए। इसी को देखते हुए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सेटअप हुआ। तो एनपीसीआई जो है इंडिया में एक पाइनियर ऑर्गेनाइजेशन है रिटेल पेमेंट्स को लेके। 2008 में इसे फाउंड किया गया था। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आरबीआई ने और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने मिलकर स्टैब्लिश किया। जो इंडिया के सारे मेजर बैंक्स हैं इसमें प्रमोटर बैंक्स हैं, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एचएसबीसी। ओके, तो एनपीसीआई चाहता है कि इंडिया के सारे सिटीजन्स को एनी टाइम एनीवेयर फास्ट, सिंपल, सिक्योर तरीके से, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से पेमेंट सर्विसेज मिले। इंडिया को हम एक लेस कैश सोसाइटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इंडिया में जितने भी आप ये पेमेंट वाले प्रोडक्ट्स देखते हो ना, सबको एनपीसीआई ही मैनेज करता है। जैसे *99# के थ्रू ट्रांजेक्शन होती है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच है एटीएम से रिलेटेड, एनएसीएच, रुपे कार्ड, आईएमपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, भीम यूपीआई, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भारत क्यूआर, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, रुपे कार्ड, सब कुछ कहाँ पे आ रहा है? एनपीसीआई ही इनको मैनेज करता है। सबसे पहले अगर हम नेशनल फाइनेंशियल स्विच की बात करें तो इट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर्ड एटीएम्स इन इंडिया। इसे आईडीआरबीटी ने स्टैब्लिश किया था 2004 के अंदर। ठीक है, और इसका गोल था कि इंडिया के सारे जो एटीएम्स हैं उनको इंटरकनेक्ट करना है, कन्वीनियंस बैंकिंग लेके आना है। ठीक है, तो बाद में एनपीसीआई ने 2009 में इसे टेक ओवर कर लिया। तो जनवरी 2022 तक जो है देयर वर 1203 मेंबर्स यूजिंग द एनएफएस नेटवर्क कनेक्टेड टू मोर देन 2.55 लाख एटीएम्स। तो इंडिया के मेजर जो एटीएम्स हैं अभी नेटवर्क्ड एटीएम्स हैं, और इसकी जो फंक्शनिंग है एट पार विद द ग्लोबल एटीएम नेटवर्क है। तो आप कैश विड्रॉल कर लो, बैलेंस इंक्वायरी कर लो, पिन चेंज कर लो, मिनी स्टेटमेंट निकलवा लो, किसी भी बैंक के किसी भी एटीएम से जाके कर सकते हो, बिकॉज सारे एटीएम्स अब क्या है, नेटवर्क्ड हैं। बहुत सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज मिल रही हैं लोगों को। ठीक है, तो एनएफएस ऑल्सो ऑफर्स वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑन एटीएम्स, सीडीएम्स यानी कि कैश डिपॉजिट मशीन, टू कार्ड होल्डर्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग मेंबर बैंक्स। बहुत सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज मिल रही है, जैसे इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट, कहीं पे भी आप कैश डिपॉजिट करवा सकते हो किसी भी एटीएम में, मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर, चेक बुक रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, आधार नंबर सीडिंग। ये सब कुछ एटीएम पे क्यों हो पा रहा है? क्योंकि अब नेटवर्क्ड एटीएम्स हैं। ठीक है, उसके बाद है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इसे भी इंप्लीमेंट किया था एनपीसीआई ने। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर कॉर्पोरेट्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए एक वेब बेस्ड सोल्यूशन है अगर आपको इंटर बैंक हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन करनी है जो कि रेपिटेटिव नेचर की है, पीरियोडिक नेचर की है। ठीक है, तो आपको अगर बल्क ट्रांजेक्शन करना है, आपको सब्सिडीज देनी है, डिविडेंड्स देने हैं, इंटरेस्ट देने हैं, सैलरी पेंशन देना है, या बल्क रिसीव करना है पेमेंट, जैसे टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की बिल्स कलेक्शन होता है, तो ये बल्क में रेपिटेटिव नेचर की ट्रांजेक्शन्स के लिए नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है। ठीक है, तो एनएसीएच में सिंगल सेट ऑफ ऑपरेटिंग एंड बिजनेस रूल्स होता है, ओपन स्टैंडर्ड्स हैं, और बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस यूज होती हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स के लिए। ओके, सारे पार्टिसिपेंट सर्विस प्रोवाइडर्स यूजर्स के लिए कॉमन स्टैंडर्ड्स है। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, उसमें भी यही होता है कि बल्क पेमेंट और बल्क जो है ट्रांजेक्शन्स करना, लेकिन एनएसीएच उससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। उसके बाद आता है आईएमपीएस। ठीक है, आईएमपीएस जो है उसके थ्रू भी आप रियल टाइम में फंड ट्रांसफर कर सकते हो इंस्टेंटली, 24/7 आपको अवेलेबल है। आपको मोबाइल, इंटरनेट, एटीएम, एसएमएस के थ्रू आप ये ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, और इसे भी एनपीसीआई मैनेज करता है, और ये एनएफएस का नेटवर्क यूज करता है जो कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच है। ठीक है, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द बैंक्स, बैंक्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो आईएमपीएस की सर्विस अपने कस्टमर्स को दे सकें, इसमें यह है कि जो बैंक है
is that the entity should have a valid banking और prepaid payment instrument license. RBI से बैंकिंग या फिर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का लाइसेंस होना चाहिए अगर आप IMPS की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो। और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम 2007 की गाइडलाइंस बाइंडिंग करती हैं सब सारे IMPS के मेंबर्स को। सो जब भी आप एक IMPS की ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हो तो बैंक आपको 12 डिजिट का नंबर प्रोवाइड करता है। ये IMPS का रेफरेंस नंबर होता है 12 डिजिट का। ठीक है, तो आप IMPS के थ्रू कस्टमर्स को ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हो फंड्स रेमिट करने की। ठीक है, आपके पास सिर्फ बेनिफिशियरी का फोन नंबर है तो भी IMPS का ट्रांजेक्शन हो सकता है। RBI इलेक्ट्रॉनिफिकेशन चाहता है रिटेल पेमेंट्स का, कि कैश ना यूज हो, सब कुछ ऑनलाइन घर बैठे फैसिलिटी हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए ये है बहुत टू बिल्ड, इसका ऑब्जेक्टिव IMPS का ये भी है टू बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, टू फैसिलिटेट मोबाइल पेमेंट सिस्टम जो ऑलरेडी अभी चल रहा है उसको फैसिलिटेट करने के लिए। तो IMPS में एक तो आपका रेमिटर होता है जिसको पैसे भेजने, एक जिसको पैसे मिलेंगे बेनिफिशियरी होता है और एक बैंक होता है। 3 पार्टिसिपेंट होते हैं IMPS की ट्रांजेक्शन में। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो पैसा भेज रहा है उसका तो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है बैंक के पास, लेकिन जो बेनिफिशियरी है उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है किसी भी बैंक के साथ। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में भी आप पैसा भेज सकते हो। ठीक है, आपके पास अगर बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, तब भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है, सेटलमेंट साइकिल के थ्रू आपकी ट्रांजेक्शन सेटल हो जाती है और यूनिक रेफरेंस नंबर निकलता है जो आपका 12 डिजिट का है। जो आपका RTGS है उसमें 22 डिजिट का होता है, 22 कैरेक्टर्स का होता है रेफरेंस नंबर, और नेफ्ट में 16 कैरेक्टर्स का आपका रेफरेंस नंबर होता है। तो IMPS में आप इंस्टेंटली पैसा भेज सकते हो 24/7। बैंक हॉलीडेज पे भी IMPS ट्रांजेक्शन होती है, सेफ है, कॉस्ट इफेक्टिव है, चैनल इंडिपेंडेंट है, चाहे ब्रांच पे जाके कर लो, चाहे मोबाइल पे कर लो, चाहे ऑनलाइन नेट बैंकिंग से कर लो, चाहे ATM से कर लो, बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं। और जब ट्रांजैक्शन हो जाती है सेंडर और रिसीवर दोनों को ही कंफर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है। ये एक ऐसा सिस्टम है दैट पावर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट्स इनटू अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। सिंगल UPI की ऐप के अंदर आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को लिंक कर सकते हो। ठीक है, 24/7 आपको पैसे भेजने हैं, 365 दिन आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है। आप क्लिक करके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। ठीक है, इसमें हर कस्टमर का एक UPI नंबर होता है, उसका वर्चुअल एड्रेस होता है। पैसे भेज भी सकते हो और पैसे रिसीव करने की रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो। ठीक है, आपको बार बार कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालने की जरूरत नहीं है। बिल पे करना है, बिल स्प्लिट करना है, आप कर सकते हो। आपको बिल पे करने हैं, ओवर द काउंटर पेमेंट करनी है, सीधा मोबाइल ऐप से डायरेक्टली कर दो। ठीक है, तो UPI के सिस्टम में बैंक अकाउंट होल्डर्स होते हैं, मर्चेंट्स हैं, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बैंक्स हैं, NPCI हैं, सभी UPI सिस्टम का पार्ट है। बैंक आपका जिसको आपने पैसा भेजना है, जिसने पैसा रिसीव करना है, दुकानदार जो UPI के थ्रू रिसीव करते हैं, सभी UPI सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, मोबाइल बैंक रजिस्ट्रेशन UPI में तभी पॉसिबल है अगर आपका वो मोबाइल नंबर आपका लिंक्ड होना चाहिए आपके अकाउंट से। ठीक है, UPI एंड्रॉयड पे भी चलता है और iOS यानी कि जो एप्पल वाला सिस्टम है उसमें भी चलता है। क्या क्या कर सकते हो आप UPI में, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, पैसा भेजना, पैसा रिसीव करना, मोबाइल बैंक रजिस्टर करना, OTP जनरेट करना, पिन चेंज करना, ट्रांजेक्शन स्टेटस चेंज करना, डिस्प्यूट रेज करना, ये सब कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, आपके पास मल्टीपल तरीके हैं पैसे भेजने के, पैसा रिसीव करने के। ठीक है, आपके पास वर्चुअल आईडी के थ्रू आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, अकाउंट नंबर IFSC के थ्रू कर सकते हो, आधार नंबर के साथ भी आप कर सकते हो UPI की ट्रांजेक्शन। ठीक है, और एक UPI पिन होता है, 4 या 6 डिजिट का आपका पासकोड होता है। जब आप ऐप में रजिस्ट्रेशन करते हो तो ऐप खोलने के लिए आपको ये पासकोड लगाना पड़ता है। ठीक है, और सारी ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको UPI पिन जो है आपको यूज करना पड़ता है। आपका ATM पिन अलग होता है, UPI का पिन जो है अलग होता है। अब यूपीआई IMPS से बेटर कैसे है, क्योंकि इसमें पुल फंक्शनैलिटी है। IMPS में सिर्फ पुश फंक्शनैलिटी है, यानी कि पैसा भेज सकते हो। UPI में पैसे की रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि मुझे पैसा भेज दो। काफी सिंपल है, QR कोड वगैरह मिलता है, वर्चुअल आईडी मिलती है, सिंगल ऐप है, ऐप को यूज करना बहुत ज्यादा इजी है, सिंगल क्लिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, OTP आता है, कंफर्म करो ट्रांजेक्शन हो गई। और एक ही
वर्चुअल एड्रेस से बहुत सारे आप बैंक अकाउंट्स को लिंक कर सकते हो। तो यूपीआई आईएमपीएस से थोड़ा सा ज्यादा यूजर फ्रेंडली भी हम बोल सकते हैं। ओके, चलिए अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? मेन मकसद क्या है एनपीसीआई को एस्टैब्लिश करने का? ताकि हम अलग अलग रिटेल पेमेंट सिस्टम को कंसोलिडेट कर सके एक यूनिफाइड प्रोसेस के अंदर। तो सब कुछ अभी रिटेल पेमेंट्स वाला एनपीसीआई के अंडर आता है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग यूपीआई? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, करेक्ट। बहुत सारे बैंक अकाउंट सिंगल एप्लीकेशन के थ्रू लिंक हो जाते हैं, करेक्ट। ये सिर्फ एंड्रॉयड पे अवेलेबल है, ये गलत है। ये आईओएस पे भी अवेलेबल है, जो कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर अ वर्चुअल आईडी सिस्टम, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? सी। अगला है द नेशनल फाइनेंशियल स्विच मैनेज्ड बाय एनपीसीआई वर ओरिजिनली डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? नेशनल फाइनेंशियल स्विच को किसने डेवलप किया था? मैनेज बाय एनपीसीआई। इसे सबसे पहले आईडीआरबीटी ने स्टैब्लिश किया था, डेवलप किया था। बाद में एनपीसीआई को इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन आईएमपीएस व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द आईएमपीएस रेफरेंस नंबर? वो जो 12 डिजिट का रेफरेंस नंबर निकलता है उसका क्या फायदा है? इट अलाउज यूजर टू वेरीफाई अकाउंट बैलेंस, नहीं। इट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। मैंने ट्रांजेक्शन करी, मेरे पास रेफरेंस नंबर आया, तो ये मेरी ट्रांजेक्शन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मुझे हेल्प करता है। ठीक है। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।